बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले बढ़ते हैं कहानी की जानिब। जंगल से 5 किलोमीटर के फासले पर दिन में बहुत खूबसूरत नजर आने वाला बंगला रात के अंधेरे में बहुत ही खौफनाक लग रहा था। ये बंगला आबादी से दूर पुरसुकून जगह पर बनाया गया था। अचानक बंगले की ऊपरी मंजिल पर बने सबसे आखिरी कमरे की खिड़की जो जंगल की तरफ खुलती थी एक धमाके से खुली। बेड पर सोई रचना खड़बड़ा कर उठी। उसने खौफजदा नजरों से पहले खिड़की की तरफ देखा और फिर इधर उधर देखा। फिर वो आहिस्तगी से उठकर खिड़की की तरफ आई। बाहर हवा भी नहीं चल रही थी। फिर ये खिड़की एकदम से कैसे खुल गई? रचना खोले से बड़बड़ाई। कुछ दिनों से उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। कभी रात को कमरे की लाइट खुद ब खुद जलने बुझने लगती, तो कभी कभी कमरे का दरवाजा जिसे रचना रात को अच्छी तरह लॉक करके सोती थी खुद ब खुद खुल जाता। लेकिन वो इन सबको अपना वहम समझती थी। आज भी खिड़की वाले वाक़े ने उसे थोड़ी देर तो परेशान किया, लेकिन फिर उसने सर झटक कर खिड़की बंद कर दी और वापस बेड पर आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में थी। रचना अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और इकलौती होने के नाते वो तमाम जायदाद की भी तनहा वारिस थी। रचना के वालिद का शुमार मुल्क के बेहतरीन ताजरों में होता था। रचना के वालिद ने रचना की मंगनी अपने एक दरीना दोस्त के बेटे सारम से कर दी थी। अब वो जल्द से जल्द रचना की शादी करना चाहते थे। सारम के माँ बाप भी उस रिश्ते पर बहुत खुश थे, लेकिन शायद उनके नसीब में सारम की शादी देखना नहीं थी। एक दिन दोनों मियाँ बीवी शॉपिंग के लिए गए, लेकिन कार एक्सीडेंट में दोनों का इंतकाल हो गया। सारिम अपने माँ बाप की अचानक मौत को एक्सेप्ट ना कर सका और बिखर कर रह गया। ऐसे में रचना और उसके घर वालों ने उसका भरपूर साथ दिया और वो जल्दी ही संभल गया। फिर जल्द ही रचना और सारिम की शादी हो गई। वक्त गुजरता रहा था और रचना 2 बेटियों की माँ बन गई। रचना सारम अपनी बच्चियों और अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन ये खुशी भी उसे रास ना आई। एक दिन सारम ऑफिस से जल्दी घर आ गया और आते ही कहा, रचना चलो आज डिनर बाहर करेंगे, अंकल और आंटी को भी साथ ले चलेंगे। ठीक है, मैं अभी उन्हें बताकर आती हूँ। रचना मुस्कुराकर अपने मामा बाबा के कमरे गई। थोड़ी देर बाद वो चारों गाड़ी में बैठकर चले गए। रचना बच्चियों को मुलाजमा के पास छोड़ गई थी, क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटी थी। रास्ता हंसी मजाक करते गुजर रहा था। अगली सीटों पर सारिम और रचना के बाबा बैठे थे, जबकि पीछे रचना और उसकी मामा बैठे थे। अचानक सारिम का फोन बजा तो वो फोन की तरफ मतवज्जा हो गया। दूसरी तरफ न जाने कौन था। सारिम उससे उलझ रहा था। जरा का जरा सारिम का ध्यान बटा और गाड़ी सामने से आती हुई गाड़ी से जा टकराई। मनाहिल, अरीबा आ जाओ, खाना लग गया है। रचना ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया। हम आगे मम्मी। दोनों बच्चियां हंसती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। रचना ने प्यार से उन्हें देखा और खाना सर्व करने लगी। मम्मी, आपको पता है आज स्कूल में टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की। वो कह रही थी कि अरीबा बहुत ज़हीन बच्ची है, देखना इस दफ़ा भी अरीबा ही पहली पोजीशन लेगी। अरीबा ने खुश होते हुए कहा। रचना प्लेट उठाते हुए अभी उसे शाबाश देने ही वाली थी कि अचानक एक अजीब वाकया हुआ जिसने उन तीनों को खौफजदा कर दिया। रचना के हाथ में जो प्लेट थी वो खुद ब खुद उसके हाथों से निकली और उड़ती हुई सामने दीवार पर जा लगी और नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। ये क्या? रचना ने खौफजदा नजरों से प्लेट के टुकड़े की तरफ देखा। फिर एकदम से ड्राइंग रूम की बाई तरफ ही शीशे की बहुत बड़ी विंडो जिससे बाहर लॉन नजर आता था, एक धमाके से टूट गई। अरीबा और मनाहिल अपनी चीखों को बमुश्किल काबू कर पाई। रचना से लिपट गई। रचना ने दोनों को मजबूती से पकड़ा और जल्दी से उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। वो बहुत ज्यादा डर गई थी और रो रही थी। रचना ने सोफे पर बैठते हुए उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अरीबा और मनाहिल उनकी गोद में ही सो गई थी। उसने इन दोनों को उठाया और अपने कमरे में ले जाकर लिटा दिया। वो दोनों तो सो गई थी, लेकिन रचना रात भर ना सो सकी। उसे डर था कि फिर कुछ ना हो जाए। सुबह अरीबा और मनाहिल ने रात वाले वाक़े के बारे में पूछा तो रचना ने ये कहकर टाल दिया कि हवा की वजह से विंडो टूट गई थी। वो उन्हें खौफजदा नहीं करना चाहती थी।
लेकिन मम्मी, वो जो आपके हाथ से प्लेट खुद ब खुद उड़कर दीवार पर जा लगी, वो, अरीबा उलझकर बोली। कहा ना कुछ नहीं था। चलो तुम लोग स्कूल, पहले ही देर हो चुकी थी। रचना ने झिड़क कर अरीबा को चुप करवाया और उन्हें गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर से कहा, इन्हें ध्यान से लेकर जाना। उनके जाने के बाद वो खुद भी तैयार होकर ज्वेलरी शॉप में चली गई। एक्सीडेंट बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। सारम और रचना के बाबा तो मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि रचना और उसकी मामा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही रचना की मामा भी इंतकाल कर गई। सिर्फ रचना ही थी जिसकी सांसों की डोर अभी तक उसके जिस्म से बंधी थी। 3 दिन बाद रचना को होश आया। उसने सबसे पहले अपने माँ बाप और सारिम के बारे में पूछा। जैसे ही उसे पता चला कि वो तीनों इस दुनिया में उसे तन्हा छोड़कर चले गए हैं, तो वो फिर से बेहोश हो गई। एक दिन बाद उसे होश आया तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी कि मुझे मेरे मामा बाबा के पास जाना है, मुझे मेरे सारिम के पास जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो, अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। वो बुरी तरह रो रही थी। नर्सों ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू कर रखा था। जब वो रोते रोते निडाल हो गई तो फिर बेहोश हो गई। इस तरह काफी दिन गुजर गए। अब रचना की हालत काफी बेहतर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौट रही थी। उसे अपनी बच्चों की खातिर जीना था। वो बिल्कुल ठीक होकर घर आ गई। उसने अपनी आधी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम कर दी, बाकी उसने अपनी बेटियों के नाम कर दी। उसने वो घर छोड़ा और आबादी से दूर पुरसुकून जगह पर एक बंगला खरीद लिया। फिर उसने खुद को मसरूफ रखने के लिए एक ज्वेलरी शॉप खोल ली। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। अब उसकी बेटियां भी बड़ी हो रही थी। बड़ी मनाहिल 10 साल की, जबकि अरीबा 7 साल की थी। लेकिन जब से वो इस बंगले में आई थी, उसके साथ अजीबो गरीब वाकयात पेश आ रहे थे जिसने उसे परेशान कर दिया था। रात का न जाने कौन सा पहर था। अजीब से एहसास के तक रचना की आंख खुल गई। रचना को एकदम से प्यास का एहसास हुआ था। उसने उठकर साइड टेबल से पानी का जग उठाया और ग्लास में डालकर पीने लगी। अभी वो ग्लास रखकर दोबारा लेटने लगी थी कि चिड़चिड़ाहट की आवाज ने उसे चौंका दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेन गेट खोला हो। वो उठी और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी तो हैरानगी से उसकी आंखें मजीद खुल गई, क्योंकि गेट खुला हुआ था और दोनों पट ऐसे झूल रहे थे जैसे बहुत तेज हवा चल रही हो। हालांकि हवा का नामो निशान भी नहीं था। रचना को अच्छी तरह याद था कि उसने गेट मजबूती से बंद किया था। फिर ये कैसे खुल गया? वो हैरान होते हुए नीचे गेट बंद करने आई। अभी वो गेट मुकम्मल बंद भी ना कर पाई थी कि बाहर से किसी की चीख सुनाई दी। रचना उछल पड़ी। रात के इस वक्त बाहर किसी इंसान का होना नामुमकिन था, और वो भी इस वीराने में। कौन है? रचना गेट खोलकर बाहर आकर बोली, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। एक दफा फिर किसी के चीखने की आवाज आई। रचना जो गेट के बाएं तरफ 8-10 कदम के फासले पर खड़ी बाहर का जायजा ले रही थी, एकदम पलटी। चीख की आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत तकलीफ में है। वो डरते डरते जंगल की तरफ जा रही थी। रचना ने सोचा शायद किसी को मदद की जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता वो जंगल की हदूद में दाखिल हो गई, लेकिन दूर दूर तक किसी जीरुह का नामो निशान न था। वो वापस पलटी। अचानक फिर से चीख की आवाज आई। बहुत ज्यादा खौफ उसे यकदम बहुत ज्यादा खौफ महसूस होने लगा। वो तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ बढ़ने लगी। अब वो जंगल से भी ना निकल पाई थी कि उसे जोर से ठोकर लगी। न जाने किस चीज से उसका पांव उलझा था कि वो मुंह के बल गिरी। उसने लेटे लेटे ही इस चीज को टटोला। वो किसी इंसानी जिस्म के ऊपर गिरी थी। ये ख्याल आते ही वो तेजी से उठी। जैसे ही उसकी नजर उस जिस्म पर पड़ी, उसके मुंह से जोरदार चीख निकली। वो कोई लाश थी। लाश का चेहरा मुकम्मल तौर पर जल चुका था और उसका पेट फटा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो। रचना की हालत खराब होने लगी। वो चीखती हुई घर की जानिब आ गई। गेट पर पहुंचकर उसने अपनी रुकी हुई सांसें बहाल की और जल्दी गेट खोलने लगी। लेकिन ये क्या? गेट तो अंदर से बंद था। मैं तो गेट खुला छोड़कर गई थी, फिर ये बंद किसने किया? खोलो दरवाजा, प्लीज खोलो। रचना ने धड़ाधड़ दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटी और एक भयानक चीख उसके मुंह से बरामद हुई, क्योंकि उसके सामने वही लाश खड़ी थी। लाश ने दोनों हाथों से रचना का गला दबाना शुरू कर दिया। रचना का दम घुटने लगा। फिर उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया।
कोई दरादर दरवाजा पीट रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे दरवाजे को तोड़ने का इरादा हो। आ रहा हूं भाई। रामलाल अपनी धोती संभालते हुए दरवाजे की तरफ जल्दी से बढ़ा और कुंडी खोलकर बाहर 5 आदमी थे। उनके हाथों में बंदूकें थी। हमें गोपाल सिंह ने भेजा है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जगह खाली कर दो। एक शख्स जो उन सब का सिपा सलार लगता था उसने कहा, अरे वाह, मैं क्यों ये जगह छोड़ूं। 1-1 रुपया जोड़ के हमने ये घर बनाया है। रामलाल अक्कड़ कर बोला, देख पंडित, तू जानता है कि गोपाल तेरे साथ क्या करेगा। जो उसके रास्ते में आता है ना, उसको काट डालता है। उस शख्स ने सख्त लहजे में कहा, अरे जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन गोपाल से कह देना हम ये मकाम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मम्मी मम्मी उठें, हमें स्कूल से देर हो रही है। मनाहिल और अरीबा ने उसे झंझोड़ कर उठाया। रचना आंखें मलती हुई उठी। जब आज वो काफी देर तक सोई रही थी। पहले तो मनाहिल उन्हें स्कूल से पहले तो मनाहिल और अरीबा उसका उठने का इंतजार करती रही। फिर जब उन्हें स्कूल से देर होने लगी तो उन्होंने खुद ही उसे उठाया। उठते ही रचना को रात वाला वाकया याद आ गया तो वो लरज गई। हैरानगी से इधर उधर देखने लगी कि वो जिंदा और सही सलामत अपने बिस्तर पर कैसे थी और वो लाश कहाँ गई। शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने से इनकारी था कि वो सब ख्वाब था। मम्मी, आपकी गर्दन पर क्या हुआ है? नाहिल ने उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ? मेरी गर्दन पर क्या है? रचना जल्दी से उठकर शीशे की तरफ आई और अपनी गर्दन की तरफ देखा। खौफ से उसका दिल जोर से धड़का, क्योंकि उसकी गर्दन पर उंगलियों के वाज़ेह निशान थे। मम्मी, बताए ना क्या हुआ आपकी गर्दन पर? मनाहिल रचना का बाजू पकड़कर बोली, कुछ नहीं, चलो मैं तुमको नाश्ता बनाकर देती हूँ, फिर तुम्हें स्कूल भी जाना है। रचना जल्दी से बात टालते हुए बोली, फिर किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। सुंदरनगर गांव अपने नाम की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और वहाँ रहने वाले लोग भी बहुत खूबसूरत दिल के मालिक थे। उसी गांव में लाल भी रहता था। उसके माता पिता बचपन ही से उसको इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। रामलाल ने शादी भी नहीं की थी। गांव वाले ने बहुत कहा कि शादी कर लो, तन्हाई दूर हो जाएगी, लेकिन वो मानता नहीं था। उसका बाप गांव का सबसे बड़ा पंडित हुआ करता था, इसीलिए सब गांव वालों ने उसका नाम पंडित रख दिया। रामलाल काला जादू सीखना चाहता था। उनके गांव में किसी को जादू नहीं आता था, इसलिए वो खुद अपने बाप की किताबें पढ़ पढ़ कर कोई ना कोई अमल करता रहता। गांव में रहकर वो मुकम्मल तवज्जो से अमल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने गांव से थोड़ी दूर जंगल के करीब ही एक छोटा सा घर बना लिया और उसमें रहने लगा। उसमें आहिस्ता आहिस्ता बहुत ताकतें आती जा रही थी, लेकिन वो अभी पूरा अमल होने तक उन ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उधर गांव पर एक ठाकुर ने कब्जा कर लिया था और गांव वालों को तंग करना शुरू कर दिया था कि वो जल्द से जल्द ये गांव छोड़ दे, वरना वो सबको मार देगा। आहिस्ता आहिस्ता तमाम गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। अब उस ठाकुर की नज़र उस जगह पर थी जहां रामलाल का घर था। वो चाहता था कि उस जगह पर भी उसका कब्जा हो जाए। वो उस जगह पर अपना एक बहुत बड़ा बंगला बनाना चाहता था। आज सुबह ही सुबह शाह पर काफ़ी रश था। मसरूफियत में रचना रात वाले वाक़े को भूल गई थी। उस वक्त दिन के 12 बज रहे थे। रश आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। वो सुकून से कुर्सी पर बैठ गई। उस वक्त शॉप में एक अजीब सा आदमी दाखिल हुआ। उसने टोपी के ज़रिए अपना चेहरा छुपा रखा था, सिर्फ उसके होंठ ही नज़र आ रहे थे। काउंटर पर आकर उस शख्स ने अपनी टोपी को थोड़ा सा ऊपर किया। उफ, लाल सुर्ख अंगारा आंखें थी उसकी। रचना ज्यादा देर उसकी आंखों की तरफ देख ना सकी और जल्दी से बोली, क्या चाहिए आपको? उस शख्स ने जवाब की बजाय अपने कोट की जेब में हाथ डाला और जब बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक लॉकेट था। उसने वो लॉकेट काउंटर पर रखकर रचना की तरफ बढ़ाया और कहा कि ये संभाल कर रखना, ये तेरी जिंदगी है। सुनिए, आप कौन हैं? वो वापस जाने लगा तो रचना जल्दी से बोली। वो रुका उसने वो रुका नहीं और ना ही उसे मुड़कर देखा। दुश्मनों का दुश्मन, दोस्तों का दोस्त, मजलूमों की जिंदगी, जालिमों की मौत, ये कहकर वो फौरन चला गया। आखिर ये कौन था और मुझे ये लॉकेट क्यों देकर गया है? रचना हैरान सी खड़ी रह गई। वो इस लॉकेट को क्या करेगी? वो खोले से बड़बड़ाई और वो लॉकेट बेचने के लिए रख दिया। सुनो, ये लॉकेट कितने का है? उस प्यारी सी लड़की
उस प्यारी सी लड़की जो अभी कुछ देर पहले उसकी शॉप में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, उसने कहा। रचना ने मुस्कुराते हुए उसे कीमत बताई। उसने वो लॉकेट फौरन खरीद लिया। लगता है उसे लॉकेट बहुत पसंद आया था, इसलिए वो लॉकेट पाकर बहुत खुश हुई थी। लॉकेट खरीद कर वो दोनों चलते गए। शाम होने वाली थी। रचना ने जल्दी जल्दी से दुकान समेटना शुरू कर दी। वो रात होने से पहले घर पहुंच जाना चाहती थी। आज अमल करने का आखिरी दिन था। इसके बाद रामलाल बहुत सी ताकतें रामलाल को मिल जाती। वो बहुत खुश था और चारपाई पर लेटा सोच रहा था कि ताकतें मिलने के बाद सबसे पहले वो क्या करेगा। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। रात का इंतजार करते करते वो सो गया। उधर ठोकर आदमियों ने रामलाल के घर के बाहर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ जल गया। अगले दिन रामलाल की जली हुई लाश उठाकर उसने जंगल में फेंकवा दी और उस जगह पर एक शानदार बंगला तामीर करवाया और उसमें रहने लगा। कुछ अरसे बाद ठाकुर की हालत खराब रहने लगी। उसे हर जगह रामलाल की रुख नजर आने लगी, जो उसे कहती वो अपना बदला जरूर लेगा। मैं तुम सबको एक एक करके मारूंगा। रामलाल ये कहकर गायब हो जाता। फिर एक दिन ठाकुर का एक वफादार आदमी पुरस्कार तरीके से मारा गया। ठाकुर को पता था कि रामलाल की रूह ये सब कर रही है, लेकिन किसी ने इसकी बात का यकीन ना किया। सब उसे पागल समझने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ठाकुर के सारे साथी मारे गए। अब बस अकेला ठाकुर रह गया था। नकाश, ये लॉकेट मुझे अपने हाथों से पहनाओ, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा। लड़का उसके हाथ से लॉकेट लेकर लड़की को पहनाने लगा। अभी वो लॉकेट उसके गले के पास लाया ही था कि अचानक लॉकेट के दरमियान जो बड़ा सा सुर्ख नगीना था, उसमें से सुर्ख रंग की रोशनी निकलकर सामने शीशे पर पड़ी। उसमें दो बोने नमूदार हुए। लड़का और लड़की परेशान रह गए। ये लॉकेट जिससे लाए हो उसे वापस कर दो, वरना नुकसान उठाओगे, दोनों बोनों ने एक साथ उनसे कहा और फिर गायब हो गए। उन्होंने खौफजदा नजर से लॉकेट की तरफ देखा और वापस उसी शाफ्ट की तरफ भागे जहां से वो लॉकेट लाए थे। जल्दी करते करते भी उसे काफी अंधेरा हो गया था। वो अभी तक दुकान समेट कर बंद करने ही वाली थी कि उसे वही लड़का और लड़की अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। वो दोनों तेजी से दौड़ रहे थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। जब वो रचना के करीब आए तो उन्होंने वो लॉकेट जल्दी से रचना के हवाले किया और कहा, हमें ये लॉकेट नहीं चाहिए। इतना कहकर वो दोनों वापस भाग गए। सुनो सुनो, पैसे तो ले जाओ, रचना पीछे से आवाजें देती रह गई। लेकिन वो चले गए। उन्हें क्या हो गया, रचना ने हैरान होते हुए कहा, और साथ ही वो लॉकेट द्राज में वापस डाला। अचानक कुछ हुआ। वो पलटी और फिर पूरी दुकान में जैसे जलजला आ गया। सारी दुकान उलट पुलट होने लगी। रचना अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और नीचे गिर गई। एक बोंचाल सा आ गया था। फिर अचानक एक कोने से धुआं सा उठने लगा। उसमें रचना ने अजीबोगरीब शक्लें बनती हुई देखी। वो चीखने लगी। आसपास सारी दुकानें बंद थी। सारा बाजार सुनसान हो गया था। चीखते चीखते वो पीछे की जानिब खिसकने लगी। पीछे की तरफ खिसकते हुए वो जोर से मेज से टकराई। मेज उलट गई। दराजें खुलकर नीचे गिर गई। रचना के ऊपर कोई चीज गिरी। उसने देखा तो वो लॉकेट था। अचानक उस लॉकेट में से सुर्ख रोशनी निकली और उस धुएं पर पड़ी और फिर वो धुआं गायब हो गया। उसके साथ ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। रचना ने लॉकेट उठाया और खड़ी हो गई। कुछ तो खास बात है इसमें, वो खोले से बड़बड़ाई और दुकान बंद करके घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन अब उसने वो लॉकेट अपने गले में डाल लिया था। एक दिन रामलाल की रूह एक दिन रामलाल की रूह ठाकुर के सामने आई और बोली, देखा ठाकुर, मैंने तेरे सारे साथियों को मार दिया है। अब तेरी बारी है। नहीं नहीं रामलाल, देख, तुझे भगवान का वास्ता मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे। ठाकुर का खौफ के मारे बुरा हाल था। माफ कर दूं, और वो भी तुझे? कभी नहीं ठाकुर, तूने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा था और फिर मेरी लाश को जंगल में फेंक दिया। अगर तू मेरी लाश की बजाय मेरी राख जंगल में फंकवाता तो आज शायद मेरी रूह यूं भटकने की बजाय ऊपर वाले के पास पहुंच जा चुकी होती। लेकिन चूंकि तूने मेरी लाश ही जंगल में फेंकी थी, इसलिए आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। मेरी रूह भटकती फिर रही है, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है। आज मैं तुझसे अपना इंतकाम लूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी और फिर मैं इस जगह पर राज करूंगा। जो भी यहाँ आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रामलाल ये कहकर कहकहे लगाने लगा। फिर वो रुका। उसने इधर उधर देखा। दीवार पर ठाकुर की तलवार लटकी हुई थी। रामलाल ने वो तलवार उठाई और ठाकुर की तरफ बढ़ा दी। रामलाल मिन्नतें करने लगा। वो उसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन रामलाल ने बेदर्दी से तलवार उसके सीने में खोप दी।
आमिल बाबा प्लीज़ मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा दें, वरना वो मुझे मेरी बच्चियों को मार देगा। रचना ने रोते हुए कहा, सारी बात आमिल बाबा को बताई। उसे कल ही उसके ड्राइवर ने बताया था कि उसके गांव में एक बहुत पहुंचे हुए आमिल बाबा रहते हैं। इसलिए रचना आमिल बाबा के पास आई थी और उन्हें वो लॉकेट भी दिखाया, जिसकी वजह से अभी तक उसकी जान बची हुई थी। बाबा वो लॉकेट देने के बाद ये वाकई एक बाबा वो लॉकेट देखने के बाद बोले, ये वाकई कोई तिलिस्मी लॉकेट है, लेकिन तुम्हें उस शख्स को ढूंढना होगा जिसने तुम्हें ये लॉकेट दिया है। लेकिन बाबा मैं उस शख्स को कहाँ ढूंढूंगी, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। रचना ने परेशान होकर कहा, ठीक है, मैं आज रात अमल करके मालूम करता हूँ कि वो शख्स कहाँ रहता है। एक प्रॉपर्टी डीलर की नज़र जब उस बंगले पर पड़ी और उसे पता चला कि ये बंगला कई अरसे से खाली है और मालिक मकान का कुछ पता नहीं, तो उसने फौरन वो बंगला अपने कब्जे में कर लिया। वो जल्द से जल्द वो बंगला बेचना चाहता था। फिर एक लड़की उसके पास आई, उसे फौरन चाहिए था। प्रॉपर्टी डीलर ने उसे वो घर दिया, उसे वो घर पसंद आया और उसने खरीद लिया। वो बंगला खरीदने वाली लड़की रचना थी। आज फिर रचना गांव आई बाबा जी से ये पूछने कि वो शख्स उसे कहाँ मिलेगा, लेकिन बाबा के घर के बाहर लोगों का हजूम देखकर ठटक कर रह गई। उसने आगे बढ़कर एक शख्स से पूछा, क्या हुआ है? और फिर जो बात उस शख्स ने बताई वो रचना के लिए किसी धमाके से कम न थी। बाबा जी का इंतकाल हो गया। वो रोते हुए वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? मैं अब कैसे उस शख्स को ढूंढूंगी? या अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से निकाल दो। दुआ मांगते हुए वो वापस घर की तरफ रवाना हो गई। वो अपनी ही सोचों में गुम थी और गाड़ी चला रही थी कि अचानक एक शख्स गाड़ी के सामने आ गया। उसने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाई, गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई ताकि उस बंदे को खड़ी खड़ी सुना सके कि वो चलती हुई गाड़ी के सामने क्यों आ गया। लेकिन इस पर नज़र पड़ते ही उसकी सांसें ठहर गई। तुम रचना खुशी से चीखी, फिर भागकर उसके पास आई। तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आखिर तुम कौन थे? मुझे अपना नाम क्यों नहीं बताया? देखो, जो लॉकेट तुमने मुझे दिया था वो अब मेरे पास है, लेकिन वो जो भी है मेरे पीछे क्यों लगी है? आखिर वो कौन है? रचना एक ही सांस में तमाम बातें कह गई। उस शख्स ने एक नज़र रचना को देखा और कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरे साथ चलो और मुझे वो जगह दिखाओ जहां तुमने पहली बार उसकी मौजूदगी को महसूस किया था। ये वो जगह है जहां मैंने वो लाश देखी थी। रचना ने एक जगह इशारा किया। वो गौर से उस जगह को देखने लगा। ये एक आत्मा है। काफी देर बाद अब्दुल्ला की आवाज आई, आ, 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 आत्मा? रचना ने खौफजदा लहजे में कहा, हाँ आत्मा। मेरे पास ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इल्म है। जब मैं तुम्हारी शॉप के करीब से गुजरा था तो मुझे पता चला कि वो कोई आत्मा है जो तुम्हें तंग करती है। ये लॉकेट मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम्हारी जान महफूज रहे। ये लॉकेट मुझे एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने दिया था। मैं पहले अमल के ज़रिए मालूम करना चाहता था कि वो कौन है और तुम्हारे पीछे क्यों लगी है। फिर मुझे मालूम हुआ कि वो एक हिंदू पंडित था जिसका नाम रामलाल था। फिर अब्दुल्ला ने रामलाल की सारी कहानी रचना को सुना दी। अब क्या होगा? रचना खौफजदा होते हुए बोली, वो बहुत ताकतवर है। मैं शायद उसका मुकाबला ना कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। रात इंतहाई खौफनाक थी। हर तरफ फू का आलम था। वो दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल में पहुंचकर अब्दुल्ला एक जगह बैठ गया और रचना से बोला, तुम एक तरफ होकर बैठ जाओ। रचना एक साफ सुथरी जगह पर दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। अब्दुल्ला आंखें बंद किए मुंह में कुछ पढ़ रहा था। अचानक एक बहुत तेज तूफान शुरू हो गया। दोनों का बैठना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला। फिर एकदम से अब्दुल्ला को किसी ने उठाया और दरख्त से दे मारा। दूसरी दफा फिर हटाया और दूसरी दरख्त पे दे मारा। रचना जोर जोर से चीखने लगी। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। रचना ने मुड़कर अब्दुल्ला को देखा तो वो जख्मी हो चुका था और जोर जोर से रचना को पुकार रहा था। रचना उठकर उसकी तरफ भागी, लेकिन उसी वक्त औंधे मुंह गिरी। इतने में तेज तूफान में चलना मुश्किल हो रहा था। अब उसने चलने की बजाय जमीन पर लेटे लेटे खुद को घसीटना शुरू कर दिया। वो अब्दुल्ला के करीब पहुंचना चाहती थी। अब अब्दुल्ला उससे 2 कदम के फासले पर था। उसे अब्दुल्ला की आवाज़ सुनाई दी, रचना लॉकेट। अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक धुएं का एक बहुत बड़ा हेला बनता चला गया। उसमें अजीबोगरीब शक्लें नमूदार हुई। फिर उस धुएं में से 2 हाथ निकले और उन्होंने अब्दुल्ला का गला दबाना शुरू कर दिया। रचना ने जैसे ही लॉकेट का नाम सुना तो जल्दी से अपने गले की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ये देखकर उसकी चीख निकल गई कि लॉकेट उसके गले में नहीं था, क्योंकि जब तक यही एक लॉकेट था उसके पास तब तक वो आत्मा उसे नहीं मार सकती थी।
और अब वो लॉकेट कहाँ गया था? शायद उसके गिरने की वजह से कहीं गुम हो गया था। रचना जल्दी जल्दी नीचे हाथ मारने लगी। वो लॉकेट ढूंढने लगी। वो धुआं अब्दुल्ला को मार देने के बाद रचना की तरफ बढ़ रहा था। रचना तेजी से पीछे हटी, फिर उस धुएं में से वही दो हाथ रचना की तरफ बढ़े। उन्होंने रचना का गला दबाना शुरू कर दिया। रचना का दम घुटने लगा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। फिर अचानक पीछे हटते हुए उसका हाथ किसी चीज से टकराया। रचना ने उसे उठाया तो वो वही लॉकेट था। रचना ने एक लम्हा जाया किए बगैर वो लॉकेट उस धुएं में फेंक दिया। लॉकेट फेंकते ही रचना की गर्दन से एक हाथ गायब हो गए। वो धुआं अब चारों तरफ चकराने लगा। उसमें से भयानक चीखों की आवाज आ रही थी। रचना जल्दी से उठी और घर की तरफ भागी। जैसे ही जंगल की हदूद